वेलकम ऑल। वेलकम टू मूव टू स्टडी। आज हम क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड की बुक है उसका हिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट पीरियड। जो इससे पहले वाला सिक्स क्लास में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो थी आपकी एंशियंट पीरियड की। We discuss the history of the ancient India and the ancient civilization of the subcontinent from prehistoric period to the 7th century। उस क्लास में हमने क्या पढ़ा? एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा और प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक की हिस्ट्री के बारे में बात करी थी। इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग मिडेवल पीरियड के बारे में बात करेंगे। It is important for you to know the time span of the medieval period differs in the different parts of the country। तो जो medieval period है उसका टाइम स्पैन अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग है। यूरोप में जो टाइम स्पैन फॉलो किया जाता है वो 6 सेंचुरी एडी से लेकर 15 सेंचुरी एडी तक का फॉलो किया जाता है। लेकिन इंडिया में जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है कि 8 सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का मिडिवल पीरियड था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सॉ द रिमार्केबल चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। और इस मिडिवल पीरियड के दौर में इंडिया ने बहुत से चेंजेस देखे अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ में लोगों की। बात करते हैं ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द हिस्ट्री। अ, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में। तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री किसी भी एरिया की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं उसकी हिस्ट्री को बताने में, उसकी हिस्ट्री को अफेक्ट करने में। अगर कंडीशन फेवरेबल है, लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, तो वो एरिया आपके डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। और उस एरिया जब वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है तो उसका डेवलपमेंट भी उस पर डिपेंड करता है। तो ज्योग्राफी जो होती है वो डिपेंड करती है वहाँ पे उस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ, ये उसकी ज्योग्राफी में भी डिपेंड करता है। बेसिकली फेवरेबल का मतलब ये है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो लोगों के रहने और बसने के लिए अच्छा हो, लोग वहां पर रहना पसंद करते हो। उस एरिया का कल्चर भी इफेक्ट होता है फॉरेन ट्रैवलर से। जो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होंगे तो जो लोग बाहर से इंडिया की तरफ आ रहे हैं या उस एरिया में आ रहे हैं, जो भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो रहना पसंद करेंगे। तो वो उनके कल्चर को सीखेंगे या उनको नई चीजें सिखाएंगे। तो थोड़ा बहुत कल्चर भी इन्फ्लुएंस होता है। और यही अगर हम बात करें कोई ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं जो अनफेवरेबल है, रहने के लिए अनफेवरेबल है, तो वहां पे बहुत कम आबादी होती है, बहुत कम लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं। तो जब आबादी कम होगी, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होंगे, तो क्या होगा, वहां का जो कल्चर होगा वो भी कम इफेक्ट होगा किससे, बाहर के लोगों से जो आ रहे हैं वहां पे। मैप्स एंड द मिडिवल इंडिया। द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। मैप बनाने की जो कला है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ द मैप और यूजेस टूल टेक्निक टू मेक द न्यू मैप इज नोन एज द कार्टोग्राफर। और जिसको ये कला आती है, मैप बनाना आता है, जो टेक्निक से मैप बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। In ancient India, people did not know about the cartography or map making। जो पुराना हिंदुस्तान था, जो एंशियंट पीरियड की बात हम करें, तो उसमें लोगों को मैप बनाना नहीं आता था। तो जैसे जैसे ग्रोथ हुई, ट्रेडिंग हुई, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करा, लोगों के अंपायर बड़े हुए, जो राजा उस जमाने में होते थे, जो किंगडम होते थे उस मिडिवल पीरियड में, तो अब मैप बनाने की नीड बढ़ गई। अब वो भी एक्यूरेट मैप बनाने की नीड बढ़ी कि मैप की जरूरत लोगों को पड़ने लगी। अरब और यूरोपियन पहले थे जिन्होंने मैप बनाना शुरू किया। मान सकते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने मैप बनाने की साइंस को चालू किया था, अरब और यूरोपियंस। क्या होता था कि ये लोग अक्सर लंबी लंबी जर्नीज में जाया करते थे, समुंदर के किनारे, नदी के किनारे, जिससे इनको मैप की जरूरत पड़ी तो इन्होंने मैप बनाना सीखा। इनसे ही जब ये लोग इंडिया में आए, अरब्स और यूरोपियंस इंडिया में आए, तो इंडियंस को इन्होंने हेल्प करा मैप बनाने में। तो कार्टोग्राफी बेसिकली अगर कहा जाए, अरब्स ने ही या यूरोपियंस ने ही इंडियंस को सिखाई है। एन अरब जियोग्राफर अल इदरिसी मेड अ वर्ल्ड मैप इन 1154 सीई। एक अरब इदरिसी नाम का आपका अरब का एक ज्योग्राफर था, अरब इदरिसी, अल इदरिसी। उसने मैप बनाया था इंडिया सब कॉन्टिनेंट का। आप ये देख सकते हैं, ये मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप उसने बनाया था 1154 सीई में। उसके बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर आया, उसने 1720 में, लगभग इससे 600 साल के बाद, एक और मैप बनाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का।
और ये आप देख सकते हैं दूसरी इमेज में, ये मैप टू है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। तो ये आपका एक फ्रेंच था कार्टोग्राफर, उसने बनाया। तो अब आप देख सकते हैं कि मैप दोनों एक ही चीज के हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, लेकिन दोनों में फर्क कितना है। ये मैप आप देख सकते हैं, ये कुछ फेमिलियर मैप है जैसा हम लोग आज मॉडर्न डेज में यूज करते हैं, उससे बेसिकली फेमिलियर है। और ये जो मैप आप देख रहे हैं जो अरब कार्टोग्राफर ने बनाया था, ये बिल्कुल ही अलग है। तो आप देख सकते हैं मैप अलग अलग पीरियड्स में बने हैं, और दोनों में कितना कितना डिफरेंस है। मैप वन शोज द साउदर्न इंडिया एंड द श्रीलंका ऑन द टॉप। जो पहला वाला मैप था वो साउथ इंडिया को और श्रीलंका को टॉप में दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। जो कि अब नॉर्थ है वो नॉर्थ इंडिया कहलाता है। और जो सेकंड मैप है वो आपका साउथ इंडिया और श्रीलंका को बॉटम में दिखा रहा है, जो कि फेमिलियर है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपका साउथ इंडिया और श्रीलंका नीचे ही होता है। Thus, we can find that the cartography in these two periods different from each other. दोनों पीरियड की कार्टोग्राफी अलग अलग है। मैप वन में चीजें आपको अरेबिक लैंग्वेज में दिख रही होंगी, क्योंकि वो एक अरब ने बनाया था। और मैप टू जो है वो भी सब कॉन्टिनेंट का मैप है, लेकिन ये थोड़ा फेमिलियर है जो हम लोग आजकल मॉडर्न डेज में यूज करते हैं। तो ये इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि उस जमाने में क्या इंफॉर्मेशन मिली मैप बनाने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन पे उसने, जो भी कार्टोग्राफर था उस जमाने में जो मैप बना रहा था, वो उसने मैप जो भी बनाया उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती गई, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसने मैप को तैयार किया। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन मेनी लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं, और ये लैंग्वेज वक्त के साथ बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल है जो मिडिवियल पर्शियन पर्शियन लैंग्वेज जो यूज होती थी और जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज यूज होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ना सिर्फ कि उनका ग्रामर अलग है, उनके वोकेबलरी जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी बदल चुके हैं। जो मिडिवियल पर्शियन अगर आप पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट है, जो मॉडर्न पर्शियन आप पढ़ेंगे वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि एक टर्म है आपका हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो वर्ड है इसके भी अलग अलग मीनिंग है अलग अलग टाइम पीरियड में। 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिराज एक पर्शियन राइटर था, उसने हिंदुस्तान को क्या दर्शाया है, क्या समझा। उसने हिंदुस्तान को एक एरिया बताया पंजाब हरियाणा का, जो गंगा के बीच है, लैंड बिटवीन दी गंगा एंड यमुना। हरियाणा और पंजाब का लैंड है जो गंगा और यमुना के बीच में, उसको उसने समझा कि ये हिंदुस्तान कहलाता है। और ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट केम अंडर द दिल्ली सल्तनत। और हिंदुस्तान टर्म को उस लैंड के लिए वो यूज करता है जो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आती थी। 16 सेंचुरी की बात करें अगर, तो 16 सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल करा उसकी ज्योग्राफी को बताने के लिए, वहाँ के कल्चर को बताने के लिए, वहाँ पे क्या फ्लोरा फोना था उसको बताने के लिए, जो इनहेबिटेंट्स वहाँ पे रहते थे उसको बताने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल करा। सिमिलरली इसी तरह अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा शायर था 14 सेंचुरी का, उसने हिंद टर्म का इस्तेमाल करा सेम वहाँ के कल्चर को बताने के लिए। उसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था उस जमाने में। बट टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज अ मॉडर्न नेशन स्टेट। द टर्म डज नॉट कैरी द टर्म कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग। अब क्या है, जो वर्ड हिंदुस्तान है ये एक नेशन, मॉडर्न नेशन स्टेट है, और ये वर्ड एक पॉलिटिकल मीनिंग और नेशनल मीनिंग को कैरी करता है। सिमिलरली द टर्म फॉरेनर हैड अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट हैज टुडे। इट इज, अब जो टर्म फॉरेनर टर्म यूज होता था उस जमाने में उसकी भी अलग अलग मीनिंग है। आज के दौर में क्या होता है, इट इज यूज, वो बंदा जो इंडिया का नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर। बट इन द मिडिवियल पीरियड अ फॉरेनर मीन्स अ स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द विलेज और टाउन डेवलपर्स। अब पुराने जमाने में फॉरेनर किसको बोलते थे, ऐसा आदमी जो एक स्ट्रेंजर हो, अनजान हो, वो किसी एक विलेज से बिलोंग ना करता हो जिस विलेज में वो आया। ही शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द विलेज सोसाइटी और कल्चर, उस विलेज का पार्ट ना हो ना उस सोसाइटी कल्चर का वो पार्ट हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी एंड इन पर्शियन अजनबी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब द सच पर्सन। और हिंदी में जो परदेसी शब्द होता है वो भी एक स्ट्रेंजर को बताता है या फॉरेनर को बताता है। और पर्शियन में अजनबी, जिसको आप जानते ना हो, वो अजनबी वर्ड है। Two person living in the same village or town were not foreigner to each other even though may have different caste और religion। अब दो लोग एक ही टाउन में रह रहे हो, एक ही विलेज में रह रहे हो, तो वो आपके फॉरेनर नहीं है,
भले ही उनकी कास्ट अलग हो, उनका रिलीजन अलग हो। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब क्या था, जो हिस्ट्री लिखी गई, जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, तो वो उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, तो जहां से इंफॉर्मेशन मिली वो उसकी सोर्स है। तो देखते हैं क्या सोर्सेस थी। क्लूज एंड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेस। अब जो सबूत मिलते हैं, जो क्लू मिलते हैं हमको, हम लोग उसके बेसिस पे हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस। हिस्टोरियन यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया जिससे हम लोगों ने पास्ट को जानने की कोशिश करी है, सीखने की कोशिश करी है। The sources they choose depend on the period of their study and the nature of their investigation. अब जो भी सोर्सेज हिस्टोरियन चूज करते हैं वो डिपेंड करता है वो किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या उनके इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, उस पर डिपेंड करती है। लाइक द एंशियंट पीरियड, द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेरी सोर्सेज। एंशियंट पीरियड की जब हमने हिस्ट्री बात करी थी पिछले क्लास में, सिक्स क्लास की बात कर रहे हैं, सिक्स क्लास में आपने एंशियंट पीरियड पढ़ा होगा, तो उसमें भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उनको एक सोर्स होती थी उनकी भी, जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो वो यहाँ पे भी आपकी मिडेवल पीरियड की बात हो रही है, इसकी भी सोर्सेस अलग अलग हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस में डिवाइड करी गई हैं। Archaeological sources basically, archaeology is the study of the past culture and the period of the history by examining the remains of building and the objects found beneath the ground. आर्कियोलॉजी क्या होती है, पुराने जमाने की बिल्डिंगों को, की हिस्ट्री को एग्जामिन करना, उनकी बिल्डिंग्स जो बची हुई हैं, जो ढेर हो गई हैं मलबे में, टूटी फूटी इमारतें, पुराने जमाने के मॉन्यूमेंट्स जो जमीन के अंदर दबे हों चाहे जमीन के बाहर हों, उनके बारे में जो पढ़ते हैं वो हमारा आर्कियोलॉजी होती है। Among the archaeological sources, objects found in the exploration, excavation of the medieval town, caravanserai- ca- caravanserais and villages highlight the various aspects. अब क्या हुआ कि जब खुदाई हुई, खुदाई होती है पुराने ज़माने में, तो वो ज़मीन के अंदर से अवशेष निकलते हैं, ज़मीन के अंदर से पत्थर निकलते हैं, तो ये सब क्या सोर्सेस हैं जिससे हिस्टोरियंस इन उस ज़माने के बारे में पता लगाते हैं, उस ज़माने की चीज़ों से, जो चीज़ें उनको मिलती हैं खुदाई के दौरान। जो बिल्डिंग्स बना के चले गए पुराने ज़माने के लोग, तो उस बिल्डिंग की स्टडी करके हिस्टोरियन पता लगाते हैं कि पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, कितने टैलेंटेड थे, कितना दिमाग था उनके पास, और उन्होंने कैसे कैसे इस बिल्डिंग्स को बनाया होगा। Buildings, paintings, coins, sculpture, inscription of the medieval periods are the important source of history. कॉइन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, स्कल्पचर मूर्तियां जो बनी हुई, इंस्क्रिप्शंस जो पत्थर पे कुछ लिखावट है या कहीं मेटल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज थी उस जमाने की। बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की अभी मैंने आपसे बात करी है। कोई भी बिल्डिंग जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट रखती है, तो वो पुराने ज़माने की बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट है। जैसे कि पुराने ज़माने में आपका हड़प्पा जो था, वो ज़मीन के नीचे से पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खोद के हिस्टोरियंस ने निकाला था, वो ज़मीन के नीचे था। ऐसे ही आप दिल्ली में जाएंगे, ताजमहल आपको ज़मीन के ऊपर दिखेगा, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। हिस्टोरियंस इनके बारे में स्टडी करते हैं, फिर इनकी स्टडी के बाद ही वो बताते हैं उस ज़माने के लोग कैसा कल्चर रखते थे और वो कैसी ज़िंदगी जीते थे। चाहे वो टेम्पल हो, फोर्ट्स हो, पैलेस हो उस जमाने के, दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट्स, आर्किटेक्चर, एज वेल एज द सोशल, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज। अब ये बिल्डिंग्स जो होती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताती हैं उस जमाने में क्या डेवलपमेंट था, क्या आर्ट होती थी, क्या आर्किटेक्चर वो लोग इस्तेमाल करते थे, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी लोगों की ये बिल्डिंग से ही धीरे धीरे पता चलता है जब इसकी स्टडी करते हैं। सब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स क्या क्या है, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, रेड फोर्ट, ताजमहल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। पेंटिंग्स एंड देयर आर्टिफैक्ट्स। अब बिल्डिंग से जो कर पाए हमने हिस्टोरियंस, एक सोर्स आ गई आपकी बिल्डिंग पुराने जमाने की। दूसरी सोच क्या है, पुराने जमाने की पेंटिंग्स जो लगी रहती थी, उन पेंटिंग्स को उन्होंने समझा, पढ़ा, उससे समझने की कोशिश करी कि ये पेंटिंग्स कैसे इन्होंने बनाई, क्या ये बनाना चाह रहे हैं। तो पेंटिंग्स और आर्ट आर्ट उस जमाने की, वो भी बहुत ज्यादा कल्चर के बारे में लोगों को बताते हैं। They tells us about the food, habitat, terraces, ornament of this period. We have found various schools of paintings during this period, sculptures, जो भी पत्थर की मूर्तियां वगैरह वो लोग बनाते थे, मटके वगैरह जो बनाते थे, जो ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे, ये सब बहुत सी चीजें बताती हैं। अब देखिए एक पेंटिंग यहाँ पे दी गई है, कोर्ट ऑफ अकबर फ्रॉम अकबरनामा। तो मतलब अकबर जो हमारा
किंगडम था उसका ये कोड की पेंटिंग दी गई है। तो ये पेंटिंग भी एक सोर्स है जो हमें इंफॉर्मेशन देगी उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में। सिमिलरली कॉइन्स, कॉइन्स की जो हिस्ट्री होती है, जो लोग कॉइन्स को स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज नुमिस्मेटिक्स। तो नुमिस्मेटिक्स, अब उस जमाने का जो कॉइन होता था वो बताता था उस जमाने के राजा के बारे में, उस जमाने का उस अंपायर के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताता था। हर राजा अपने शासन में अलग अलग कॉइन चलाते थे। यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के जो किंगडम का टाइम था, उस टाइम पीरियड में ये कॉइन चलता था। इस कॉइन पे डेट्स लिखी होती थी, लैंग्वेजेस लिखी होती थी, आर्ट कैसा आर्ट यूज हुआ है इस कॉइन में, और क्या रिलीजन था, ये सब वो बताता है। द्रव्य प्रशिक्षा, अ फेमस बुक ऑन क्वाइन वाज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एक किताब है द्रव्य परीक्षा। द्रव्य परीक्षा एक किताब है जो कॉइन्स के बारे में बताती है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इट लिस्ट द कॉइन मिल्टन ड्यूरिंग हिज रीजन। उसके दौर में जो जो कॉइन बने थे, उस कॉइन के बारे में ये किताब बताती है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस जो होता है वो, मान लेते हैं पुराने जमाने में लोग पत्थरों पे लिख दिया करते थे, मेटल के ऊपर लिख दिया करते थे, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। मतलब हार्ड सरफेस पे कोई चीज लिखना, पत्थर के ऊपर लिखना, तो वो होता है आपका इंस्क्रिप्शन। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिकॉर्डेड कॉपर प्लेट्स पे लिख दिया करते थे लोग, टेम्पल्स के अंदर लिख देते थे, मंदिर के अंदर लिख दिया जाता था, मस्जिद के अंदर लिख दिया जाता था, बिल्डिंग की वॉल्स पे लिखा होता था। तो ये सब क्या है? ये इंस्क्रिप्शन है। दे जनरली कन्वे द किंग ऑर्डर। बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो राजा का आदेश या डीड्स वगैरह लेके जाते थे। एक किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज। अब जो राजा होते थे वो जंगों में जो जीतते थे, वो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन में अपनी जीत को दर्ज किया करते थे। लिटरेरी सोर्सेज किताबें जो यूज होती थी उस जमाने में, द बुक्स वर रिटन बाय हैंड अ लॉन्ग अगो कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी पत्तों के ऊपर, उनको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते थे? जो पाम लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी, उनको हम लोग बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। या पेड़ की छाल के ऊपर जो लिखते थे, उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था। फ्रॉम द 13th सेंचुरी द पेपर वॉज यूज फॉर राइटिंग। अब 13 सेंचुरी के बाद पेपर आ गया, फिर पेपर का इस्तेमाल होने लगा राइटिंग के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड इजिली अवेलेबल, सो देयर वॉज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। अब जब पेपर मार्क आ गया जमाने में, 13 सेंचुरी के बाद पेपर आ गया, तो पेपर जल्दी अवेलेबल हो जाता था, फिर लोगों ने ज्यादा लिखना चालू कर दिया। तो एक ड्रामेटिक इंक्रीज आया किताबों में, टेक्स्ट में, रिकॉर्ड्स में। तो ये चीजें लिखने को मिली। उसके बाद रिलीजियस लिटरेचर, दिस इंक्लूड द रिलीजियस वर्क्स, कमेंट्रीज और द प्रीवियस क्लासिकल टेक्स्ट सच एज स्मृतिस, धर्म सूत्र, पुराण्स। जो पुराण्स वगैरह लिखे गए, तो ये आपके रिलीजियस लिटरेचर से। दीज वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ भक्ति एंड द सूफी सेंस, और ये भक्ति और सूफी सेंस का पीरियड भी था जो मिडिवल पीरियड था। दे रोड अ लॉट ऑफ पोएट्री एंड एपिक्स। पेपर आ चुका था तो बहुत ज्यादा पोएट्री भी लिखी जाती थी उस जमाने में, कथाएं भी लिखी जाती थी। सेकुलर लिटरेचर, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड द लाइफ एट देयर कोर्ट। क्रॉनिकल बेसिकली क्या है? राजा का जो रिकॉर्ड होते थे, कितना उन्होंने राज करा और कैसी उन्होंने जिंदगी गुजारी अपने शासन में, उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स वर रिटन ड्यूरिंग द पर्शियन, अरेबिक एंड टर्किश एरा। तो ज्यादातर क्रॉनिकल्स पर्शियन, अरेबिक और टर्किश में लिखे गए, उसी एरा में लिखे गए थे। सम इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। Uh, Raja Tarangini, a Sanskrit composition by Kalhana. This comprises the history of the king of Kashmir. Tarikh Firoz Shahi by Ziauddin Barani. और क्या है? और है इसमें, ये जो है आपके इसमें सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनकी हिस्ट्री है इसमें। खजाइनुल फतू एंड तुगलुकनामा बाय अमीर खुसरू। उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी गई। सम इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दिस पीरियड आर फुतुहात फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लिखी फुतुहात फिरोज शाही। तुजू के बाबरी बाय अकबर, बाबर, बाबर ने लिखी तुजू के बाबरी। तुजू के जहांगीरी बाय जहांगीर। तो सम इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मिडिवल पीरियड आर पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई, हिमायूनामा बाय गुलबदन बेगम,
एन ए अकबरी एंड अकबरनामा बाय अबुल फैसल। तो ये कुछ उस जमाने में लिखी गई थी बायोग्राफीज, उनका कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट बायोग्राफी थी। पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई ने लिखी थी। हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। एन ए अकबरी एंड अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। ट्रेवेलगॉस, ट्रेवेलोगेस, सम फेमस, क्या वर्ड है, some famous account of foreigners like Ibn Battuta, Marco Polo, Niccolo Conti, Abdul Razak, Ralph Finch Berner, and Tavernier describe the political and social economy of the। अब जो लोग ट्रैवल करके इंडिया में आए, उन्हीं ने भी कुछ चीजें लिखी इंडिया के बारे में। जो ट्रैवलर्स बाहर से जो आए, इब्ने बतूता, ये सब बाहर से ट्रैवल ट्रैवल करके आए, फॉरेनर्स थे बेसिकली इंडिया के लिए। इन्हीं ने भी बहुत सी चीजें लिखी जो इंडिया की हिस्ट्री को बताती हैं। डॉक्यूमेंट्स, medieval documents include record of land revenue, land grant, writing on history and the science। अब जो डॉक्यूमेंट्स थे उस जमाने के, मतलब दस्तावेज, कागज, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ये भी बहुत सी चीजें बताती हैं। ये भी एक सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। उस जमाने के लैंड रिकॉर्ड्स, जो भी दस्तावेज कागज होते थे, वो उससे हिस्ट्री को खोद खोद के निकालते थे, उनको पढ़ते थे, समझते थे, और ये भी बहुत सी बातें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड आर फरमान्स। अब राजा ने कोई फरमान सुना दिया, तो जो फरमान होते थे ये भी बहुत बड़े सोर्स होते थे हिस्ट्री के, जो बताते थे उस जमाने में क्या हुआ होगा, जो ये फरमान सुनाए गए। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, द manuscripts were collected by the king, rich people, monasteries and temple। अब जो manuscript लिखी गई थी पत्तों पे, तो वो पत्तों को कहाँ रखा जाता था? तो राजा लोग रखते थे अपने पास, जो manuscript लिख दी जाती थी, जो अमीर लोग होते थे वो रखते थे, या मंदिरों वगैरह में इसको रख दिया जाता था। ये आर्काइव्स बना के लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। दीज आर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। एन आर्काइव इज अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर मैन्युस्क्रिप्ट एंड स्टोर। आर्काइव क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स स्टोर करे जाते हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नर हैव आर्काइव वेयर दे कीप देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। आज के दौर में हर गवर्नमेंट के पास आर्काइव्स होती है जिसमें ये पुराने जमाने की जितनी भी चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। हिस्टोरियन फेस मेनी डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग यूजर। जो हिस्टोरियंस थे तो उनको मैन्युस्क्रिप्ट को यूज करने में, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट को यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। क्या आती थी? देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दैट पीरियड। जब पत्तों पे लिख रहे हैं तो कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब क्या करते थे? हाथ से कॉपी करते थे। Naturally, they made small they naturally they made small changes in word or sentence. These small changes made during copy grew over centuries and made the different from one another। अब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह मैन्युस्क्रिप्ट को हाथ से कॉपी किया जाता था। अगर उसमें एक वर्ड की भी गलती हो जाती थी तो वो कॉपी दूसरी जगह जाती थी, फिर वो तीसरी जगह जाती थी। इससे क्या होता था? जो ओरिजिनल ऑथर ने जो लिखी थी वो मैन्युस्क्रिप्ट, उससे जो आगे गई मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें फर्क आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती थी वो। सो स्टोर जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अब उनको गेस करना पड़ता था। हिस्टोरियन ऑफन हैव टू गेस व्हाट द ऑफर हैज ऑलरेडी रिटन। अब ये हिस्टोरियन गेस करते थे कि ऑथर ने ओरिजिनल क्या लिखा है। हाथ से कॉपी कर रहे, एक कॉपी करने वाले ने अगर गलती कर दी तो जो ओरिजिनल चीज थी उसको और कॉपी की हुई चीज में फर्क आ जाता। तो ये एक डिफिकल्टी आती थी हिस्टोरियंस के लिए जब वो मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी करते थे। Authors revise their chronicle from time to time. For example, Ziauddin Barani wrote his chronicle for the first time in। अब जो क्रॉनिकल्स लिखते थे ऑथर्स, वो उसको अपडेट भी करते थे, रिवाइज भी करते थे। जियाउद्दीन बरानी ने सबसे पहली क्रॉनिकल लिखी थी अपनी 1356 एडी में। ही रोट अनदर वर्जन 2 साल के बाद, और लेकिन दोनों वर्जन डिफरेंट है। तो moreover, the historian did not even know about the first version until 1960। और हिस्टोरियन को पहले वर्जन 1960 तक पता ही नहीं था पहले वर्जन के बारे में, वो दूसरे वर्जन को ही पढ़ रहे थे। When historians read documents, map and text from the past, they have to keep in mind the different historical background in which that information was produced। अभी जैसे मैंने बताया ना कि अरब का जो
जिसने मैप बनाया था, उसको उस जमाने में जो इंफॉर्मेशन मिली थी उस जमाने के हिसाब से उसने मैप बनाया। तो फिर फ्रेंच वाला आया, उसने उस जमाने के हिसाब से बनाया। तो हिस्टोरियंस जो होते थे उनको भी ये चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ती थी कि उस जमाने में जो इंफॉर्मेशन मिली है उस बैकग्राउंड के हिसाब से ही हिस्ट्री को स्टडी करते थे और समझने की कोशिश करते थे। दे ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज मे माइट हैव डिफरेंट मीनिंग इन द पास्ट। अब जो वर्ड वो इस्तेमाल करते थे उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ता था कि हो सकता है कि ये वर्ड का मीनिंग आज कुछ और हो, पुराने जमाने में पास्ट में इस वर्ड का मीनिंग कुछ और रहा हो। New social and political groups. A large number of development occurs during the period between 700 to 1750. अब क्या हुआ कि अलग अलग डेवलपमेंट आए इस पीरियड में, 700 से 1750 के बीच में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। द मिडेबल पीरियड वॉज अ period of great mobility. People traveled to long distance in search of wealth and opportunity. मोबिलिटी का पीरियड था ये, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और दूर दूर जाते थे। क्यों जाते थे? पैसा कमाने के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए। मेनी ट्रैवलर्स ग्रुप केम टू सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज immense wealth and possibilities of ग्रुप। बहुत से ट्रैवलर्स सब कॉन्टिनेंट में आए क्योंकि उनको लगता था यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है और ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। वन ऑफ द ग्रुप हु बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड्स वर राजपूत। जो इस पीरियड में सबसे ज्यादा फेमस हुए इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है आपका राजपूत। बिटवीन 8 टू 14 सेंचुरी द टर्म राजपूत वाज अप्लाइड मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। 8 से 14 सेंचुरी के बीच जो राजपूत का वर्ड था ये वॉरियर्स को दिया जाता था जो कि क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस बताते थे। New ideas. These traveler group brought new ideas, technologies, new crop, and other innovative ideas with them. These new ideas resulted in great economic and political कल्चरल चेंजेस। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते थे तो नए नए आइडियाज लेके आते थे जो नए क्रॉप्स नए इनोवेशंस को जन्म देते थे वहां पे। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। द मिडिवल पीरियड ऑल्सो विटनेस ग्रेट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हुए मिडिवल पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल दिस पीरियड इंट्रोड्यूस द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। अब इरिगेशन में एग्रीकल्चर में पर्शियन व्हील का इंट्रोडक्शन इसी इसी पीरियड में हुआ। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। स्पिनिंग व्हील का भी जो आया वीविंग के लिए वो भी आपका इसी पीरियड में आया। और जो फायर आर्म्स का इन्वेंशन भी आया वो भी इसी पीरियड में ही आया। इन्वेंशन बेसिकली कह सकते हैं, यूज जो आया फायर आर्म का वो भी इसी पीरियड में आया। New crops, new foods and beverages like potato, corn, chilies, tea, coffee were introduced in the some continent during this period by travelers. New crops मतलब आलू, कॉर्न, चिलीज, टी, चाय, कॉफी ये सब भी इंट्रोड्यूस करी ट्रैवलर्स ने जो बाहर से इंडिया है। उन्हीं ने सब कॉन्टिनेंट्स को ये सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस कराई। New peasant crude in order to clear the forest. The forest dwellers were sometimes pushed out of their land with the spread of agriculture settlement. Many of them forced to migrate. Some of them become peasant. अब नए किसान भी इसी पीरियड में तैयार हुए। जो लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों को काट के एग्रीकल्चर लैंड बनाए गए तो लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज करा, लोग भी किसान बन गए। These new peasants gradually began to influence by the regional markets, chieftain, priests, monastery, temple, they were required to pay taxes and offer good service to the local lords. वो क्या करते थे? टैक्स पे करते थे, सर्विसेज देते थे लोकल लैंडलॉर्ड्स को जो वहां पे हुआ करते थे। The above condition created significant economic and social differences among peasants. Some peasants possessed more productive land while others were given menial tasks relegated to the poverty. अब क्या हुआ, कुछ किसानों को अच्छा लैंड दे दिया गया तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ी क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर करना चालू करा वहां पे। तो उनका लैंड प्रोडक्टिव था तो जो भी अनाज उगाते थे अनाज उगता था। कुछ लोगों को छोटे छोटे टास्क दिए गए किसानों को जो कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक उनका स्टेटस नहीं बढ़ा रहे थे, जिससे क्या हुआ, थोड़ी बहुत प्रॉवर्टी गरीबी आने लगी। देयर वॉज अ सीजेबल नंबर्स ऑफ पीजेंट हु वर्क एज द एग्रीकल्चर लेबर। sizable number. Some peasants also did artisanal work along with the agricultural activities during the lean period. अब क्या होता था, बहुत ज़्यादा किसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जो एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करते थे।
कुछ किसान क्या थे, आर्टिस्ट वाले वर्क भी करते थे और एग्रीकल्चर के काम भी करते थे। लेकिन जब लीन पीरियड होता था, जब सीजन नहीं होता था, उस सीजन में आर्टिस्ट वाले काम भी किया करते थे। जातीज, जाति मीन सब कास्ट। अब सब कास्ट और जाति वगैरह भी बनना चालू हो गई। एज द सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपुल वर ग्रुप इनटू जातीज। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, जाति भी बनना चालू हो गई। जाति का सिस्टम भी आपका मिडिवल पीरियड में ही आया। These जातीज वर रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड एंड द ऑक्यूपेशन। अब इन जातीज को अलग अलग रैंक दी गई, किस किस बिना पे, क्या बैकग्राउंड है उनका और वो क्या काम करते हैं। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, दे वर वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ अ जाति। अब ये रैंक कोई परमानेंट रैंक नहीं थी या फिक्स नहीं थी, ये वेरी करती थी। क्या इन्फ्लुएंस है, क्या पावर है, क्या रिसोर्सेज है जो जाति के मेंबर्स के पास हैं। रिमार्केबली द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब क्या होता था कि एक जाति का स्टेटस एक रीजन में कुछ हो सकता है और दूसरे रीजन में कुछ हो सकता है, तो स्टेटस भी वेरी करता था। द अफेयर्स ऑफ जाति वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। ईच जाति फ्रेम इट्स ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट्स ऑफ द मेंबर। हर जाति ने अपने अपने रूल बना रखे थे वहां पे, मेंबर जितने भी थे उनके अलग अलग रूल थे। एन असेंबली ऑफ एल्डर, डेट इज जाति पंचायत, इन्फोर्स दिस रेगुलेशन। एक बूढ़े लोगों की असेंबली बना दी गई थी जिसको बोलते थे जाति पंचायत, वही रूल्स लगाती थी लोगों के ऊपर, ये फॉलो करना है और ये फॉलो नहीं करना है। जाति हैड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेजेस ऑल्सो, और जाति को अपनी जाति के रूल्स तो फॉलो भी करने थे और जो विलेज में वो रहते थे उसके रूल भी फॉलो करते थे। सेवरल विलेज आर गवर्न बाय शिफ्टेंस। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए इस मिडिवल पीरियड में। इन द मिडिवल पीरियड द राजपूत बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिवल पीरियड में राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे। द टर्म राजपूत मीन द सन ऑफ अ रूलर। राजपूत का मतलब होता है एक रूलर का बेटा, बट इट इंक्लूड द रूलर, chieftains, soldiers and commanders of different monarchs in the subcontinent। इसमें सोल्जर होते थे, कमांडर होते थे, अलग अलग रूलर्स होते थे। राजपूत आर said टू possess एक्सट्रीम वेलियर विद अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। राजपूत को माना जाता था कि इनके अंदर बहुत ज्यादा लॉयल्टी है और करेज है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ also became politically important during this period। तो इस पीरियड में मराठा, सिख, जाट, अहम, कायस्थ, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस पीरियड में। Region and empire. In early medieval period, the regional kingdom of both the north and south India has considerable conflict with each other। अब इस जमाने में जो मिडिवल पीरियड की जब शुरुआत हुई थी, उस जमाने में साउथ और नॉर्थ में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता था। साउथ का रूलर जो रूल कर रहा था और नॉर्थ में जो रूलर रूल कर रहे थे उनमें, दिस लेड टू फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ द किंगडम, जिसकी वजह से किंगडम उठती भी थी और किंगडम्स गिरती भी थी। The most prominent among these were the Rajput in the north and the Chola kingdom in the south। नॉर्थ में राजपूत थे और चोला किंगडम थी साउथ में, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, बहुत ज्यादा जानी मानी थी। लेटर द मिडिवल पीरियड द saw a rise of powerful Muslim dynasties such as खिलजीज, द तुगलक एंड द मुगल। इसके बाद मिडिवल पीरियड ने देखा कि पावरफुल डायनेस्टी आई मुस्लिम्स की, खिलजीज की, तुगलक की और आपकी मुगल्स की। ये कॉइन्स कुछ दिखाए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के दौर के। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत प्रशस्ति, द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, गयाउद्दीन गयासुद्दीन बलबान 1266 से 1286, लगभग 20 साल। Stretched from Bengal, Gorda in the east to Ghazni in the Afghanistan in the west and all of the South India। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द संस्कृत प्रशस्ति, द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, गयासुद्दीन बलवान जो था
उसने 1266 से लेकर 1286 तक राज करा और उसका किंगडम बंगाल से लेकर गजनी तक था, वेस्ट में, और साउथ साउथ ऑफ इंडिया द्रविदा. Occasionally, the dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaq and Mughal were able to build an empire that was pan-regional. इन लोगों ने क्या किया कि अपनी डायनेस्टीज ऐसी बनाई जो पूरे पूरे देश, पूरे पूरे रीजन्स में थी. मुगल्स ने, तुगलक ने, खिलजीज ने. इन 18th century with the decline of the Mughal empire, many regional states re-emerges. अब 1800 सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर ढाने लगा तो अलग अलग छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स फिर से पैदा होने लगी. मुगल के दौर में इन लोगों ने रीजनल स्टेट्स खत्म कर दी थी, पूरे एरिया में कब्जा कर रखा था. As a result, many distinct and shared traditional came into existence in a field of governance, the management of the economy and the cultural language, and all these regions felt impact on large span. अब क्या हुआ कि जब छोटे छोटे रीजन बनने लगे तो छोटे छोटे रीजन्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग ट्रेडिशनल बनने लगे, इकोनॉमी को मैनेज करना, कल्चर लैंग्वेज अलग अलग होने लगी. Old and new religions. Some of the major religion development during the medieval period. अब क्या हुआ, medieval period में पुराने और नए धर्म भी बनने लगे. Hinduism, new deities came to be worshipped. Some tribal and forest group were absorbed into the Hindu society. This brought some tribal areas of worship of the Hindus. अब क्या हुआ, हिंदुज्म में कुछ ट्राइबल्स लोग आके जुड़े, जिन्हीं ने ट्राइबल आइडियाज दिए, जो कि हिंदुज्म में अब ट्राइबल एरियाज आ गए वर्शिप के. हिंदू रूलर कंस्ट्रक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल. जो हिंदू रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा टेम्पल्स बनाए उस जमाने में. द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट ग्रू इन द सोसाइटी. ब्राह्मण और प्रीस्ट पुजारी की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट गेम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. अब जिसको संस्कृत संस्कृत आती थी ना उस जमाने में, उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी. द रूलर पैटर्नाइज लर्न ब्राह्मण्स and granted them tax-free land. Therefore, many Brahmins became wealthy and powerful. Often, they used their power to make rigid caste and religious rules. जो रूलर्स होते थे वो ब्राह्मण को उन्हीं ने टैक्स फ्री लैंड दिए थे रहने के लिए. इस वजह से जो ब्राह्मण थे उस जमाने के वो बहुत अमीर हो गए थे और पावरफुल हो गए थे. दे यूज देयर पावर टू मेक रिजिड कास्ट सिस्टम. उन्होंने वहां पे उस पावर का इस्तेमाल करके कास्ट सिस्टम बनाया और रिलीजियस रूल बनाया. Do you know? Patron means an influential and wealthy person who support another person. An artist, a craft person, a learned man, or a noble. पैटर्न बोलते हैं उसको. एन इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी मैन को बोलते हैं, जो एक इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी मैन होता है जो दूसरों को सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? आर्टिस्ट को, क्राफ्टमैन को, या नोबल पर्सन को जो सपोर्ट करते हैं. द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति वॉज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड. अब ये जो आइडिया आया, भक्ति का जो आइडिया आया, ये एक मेजर डेवलपमेंट था इस पीरियड का जो 7th century से चला. अराउंड 7th century मेनी हिंदू रिलीजियस थिंकर ऑफ साउथ इंडिया बिगेन टू चैलेंज ब्राह्मण डोमिनेशन इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. साउथ इंडिया के कुछ लोग चैलेंज करने लगे ब्राह्मण डोमिनेशन फील्ड्स को इन क्या रिलीजन में. दे स्ट्रेस ऑन भक्ति, that is personal devotion to God. भक्ति did not require any middleman or priest. अब क्या हुआ, उन लोगों ने भक्ति पे इंसिस्ट कर दिया, मतलब अब इनको पुजारी या प्रीस्ट की जरूरत नहीं थी, कॉमन मैन, मिडल मैन की. वो डायरेक्ट भक्ति कर सकते थे भगवान की. तो ये जो चालू हुआ ये भी इसी पीरियड में चालू हुआ. The Bhakti movement attracted people from the section of society. In North India, the idea of Bhakti around spread about 13th century. South में 7th में आ गया था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो स्प्रेड हुआ ये 13th century में स्प्रेड हुआ. इसी टाइम आपका इंडिया में जो रिलीजन आया, आपका इस्लाम भी इसी टाइम इंडिया में स्प्रेड होना चालू हो गया. इस्लाम बिलीव इन वन गॉड, अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद. इस्लाम हमेशा एक गॉड की टीचिंग और प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग को ही आगे प्रमोट करता है.
The teaching of the Prophet Muhammad are written down in the holy book called Quran. तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी, इस्लाम हमेशा इस्लामिक लोग कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान की टीचिंग को ही फॉलो करते हैं. मेनी रूलर वर्ड्स पैटर्न्स ऑफ इस्लाम, बहुत से रूलर ऐसे थे जो पैटर्न थे इस्लाम के. अभी मैंने पैटर्न का मतलब बताया था, ऐसा बंदा जो वेल्दी है और इन्फ्लुएंशियल है और लोगों को सपोर्ट करता है. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, caliph or khalifa succeeded him as the religion and the political head of the Muslim community. Later the Muslim community is split into the two major sectors, the Shia and Sunni. बाद में मुस्लिम कम्युनिटी दो दो मेजर सेक्शंस में बढ़ गई, शिया एंड सुन्नी. द शिया मुस्लिम बिलीव दैट द prophet in son in law Ali and was legitimate leader of the Muslim, and Sunni accept the authority of the Khalifa of the community. थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड, अब बात करते हैं उस जमाने का टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड. इन 19th century मेनी ब्रिटिश हिस्टोरियन लाइक जेम्स मिल हु रोट द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इन 1870 वर वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर. अब क्या, बहुत से ब्रिटिश हिस्टोरियन भी आए जैसे कि जेम्स मिल ने 19th सेंचुरी में लिखी किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 1817 में किताब लिखी थी. They divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim, and British. बट दिस डिवीजन वॉज फुल ऑफ ड्रॉबैक. उन्हीं ने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. लेकिन ये जो इनका डिवीजन था इसमें बहुत से खामियां थी. इट वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ रूलर. इट इग्नोर द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द सोसाइटी इकोनॉमी. ये टोटल रिलीजन पर डिपेंड कर रहा था. ये उस जमाने के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा था, ये जो किताब में डिवीजन इन्हीं ने लिखा था. द डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी. जो कॉन्टिनेंट की रिच डाइवर्सिटी थी उसको भी इसने इग्नोर करा. इन ऑर्डर टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री, हिस्टोरियन जनरली डिवाइडेड द पास्ट इनटू थ्री, एंड दीज वर एंशिएंट, अर्ली एंड मिडिवल और मिडिल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. अब क्या हुआ कि कायदे से हिस्ट्री जानने के लिए सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरियंस ने क्या करा, तीन पार्ट में बांटा. एक आपकी एंशियंट और अर्ली पीरियड कहलाती है, एक आपकी मिडेवल और मिडिल पीरियड कहलाती है, और आपकी एक कहलाती है मॉडर्न पीरियड. हम लोग मिडेवल पीरियड पढ़ेंगे इस क्लास में. सेवन्थ क्लास में बेसिकली हम लोग मिडेवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे. सिक्स क्लास में हम ऑलरेडी अर्ली पीरियड और एंशियंट पीरियड की के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. This year we shall study the history of the medieval period. The word medieval comes from the Latin medium aevum, which means middle age. Thus the medieval period is the period between the ancient and the modern. तो medieval period क्या है, आपका middle age के बारे में बताता है, और ये ancient और modern period के बीच का जो वक्त है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. There are no such well-defined criteria or the general rule for the division of the world into the ancient medieval period. So the periodization of the history varies from one country to another. अब इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना ही होना चाहिए पीरियड. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पीरियड का टाइम पीरियड है. द मिडेवल पीरियड इन इंडिया स्ट्रेचेस रफली फ्रॉम 8 to 18th century. इंडिया में जो मिडेवल पीरियड माना जाता है वो 8 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी से माना जाता है. वी शैल स्टडी द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. The medieval period is further subdivided into two periods: early medieval periods and later medieval periods. अब इसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में. और मिडिवल पीरियड को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. एक आपका अर्ली मिडिवल पीरियड है, 8 सेंचुरी से 12 सेंचुरी के बीच का जो टाइम है वो आपका अर्ली है, और लेटर मिडिवल पीरियड 13 से 18 तक का. The medieval period has been marked by the drastical political and economic changes. medieval period को ही मार्क किया जाता है कि इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल या सोशल चेंजेस हो. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी पीरियड में आए हैं. द कल्चर डेट वी हेरिटेड इन द मॉडर्न वॉज रिजल्ट ऑफ जी. अब जो मॉडर्न पीरियड में जो कल्चर चल रहा है वो इन्हीं मिडिवल पीरियड में जो चेंजेस हुए थे वो उसका ही रिजल्ट है. इसी पीरियड में देखा गया कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स आए, स्प्रेड ऑफ फार्मर्स इन द सोसाइटी. द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट. रीजनल और इंपीरियल स्टेट भी इसी पीरियड में ही उठ के आई. डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म और इस्लाम भी इसी पीरियड में ये. अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंट्रीज भी इसी पीरियड्स में आई. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में.
The historian often face many problems in dividing the part into ancient, medieval, and period. For example, the medieval period is often contrasted with the modern period. The modernity reflects material progress and intellectual advancement. अब historians जो थे उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं कि हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटने के लिए कभी कभी क्या होता है कि जो मिडिवल पीरियड है वो कॉन्ट्रास्ट कर जाता है मॉडर्न पीरियड से। कुछ चीज़ें जो मिडिवल पीरियड की हैं वही आपको मॉडर्न पीरियड में भी समझने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मिड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ केस स्टडी दी गई मिडिवल पीरियड की। एक केस स्टडी ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम इन यूरोप मेनी सिटीज एंड किंगडम्स वर फोर्टिफाइड। दिस मेड एन अटैक बाय द इन्वेडर स्पेशली। ये आप लोग के लिए नॉलेज के लिए है, केस स्टडी है, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। बेसिकली चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो भी दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिडिवल पीरियड क्या है? रिलेटिंग टू द मिडिल एज। 700 से 1700 के बीच का जो पीरियड है उसको आपको मिडिवल पीरियड कहते हैं। कार्टोग्राफी, जो साइंस ऑफ ड्राइंग मैप, कार्टोग्राफी होती है, जो ये काम करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? एक लैंड मैस है, स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट से छोटा होता है लेकिन बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। फॉरेनर क्या है? इन द मिडिवल पीरियड फॉरेनर किसको बोलते हैं? जो एक स्ट्रेंजर होता है, जो उस गांव का या उस शहर का नहीं होता। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या होती है? जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की जो साइंस है, जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन्स, बिल्डिंग, तो वो होती है आपकी एपिग्राफी। न्यूमिस्मेटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम लोग न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। मनुस्क्रिप्ट क्या है? लिटरेरी वर्क रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखते हैं पत्तों पे, उसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्राइब क्या है? अ पर्सन हु कॉपी द मनुस्क्रिप्ट बाय हैंड। स्क्राइब वो बंदा होता है जो हाथ से मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करता है। आर्काइव क्या है? एक जगह है जहाँ पे हम लोग पब्लिक रिकॉर्ड्स को वहाँ पे सेव करके रखते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या है? पेंटिंग यूज फॉर इलिस्ट्रेटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट और बुक। हैबिटेंट, अडोब ऑफ द प्लांट और एनिमल इंक्लूडिंग मैन, जो वहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे वो होते हैं हैबिटेंट। जाति क्या है? अलग अलग सबकास्ट बना दिए गए थे, ये होती हैं जाति। पैन रीजन, अ व्यू ऑफ डाइवर्स रीजन, पूरे एरिया को एक साथ बनाना, उसको बोलते हैं पैन रीजनल। पैटर्न्स के बारे में बात करी थी। पैटर्न क्या होता है? एक वेल्दी और इन्फ्लुएंसेस मैन जो दूसरों की मदद करते हैं। कैलिफ, जो सक्सेसर हैं। कैलिफ्स क्या होते हैं? बेसिकली इनको खलीफा बोलते हैं। इस्लाम में खलीफा बेसिकली क्या होते हैं? जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जब जो लोग आए, जो सक्सेसर हुए, जिन्होंने इस्लाम की बागडोर संभाल ली, वो होते हैं आपके खलीफा। 712 एडी अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध, सिंध को कॉन्क्वेस्ट करा। 1000 1001 से ही एडी बोल दिया था, सॉरी। टर्किश रेड ऑफ इंडिया बिगन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। 1150 द अर्लीस्ट मैप मेड बाय इदरीसी। 1720 मैप मेड बाय फ्रेंच। 700 टू 750 सी क्या होता है आपका? मिडिवल पीरियड इन इंडिया। क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में? सोर्सेज पढ़ी हैं और न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है। सोर्सेज बेसिकली दो पढ़ी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ी और लिटरेरी सोर्सेज पढ़ी। बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, पोर्ट्री, ऑर्नामेंट, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। रिलीजियस लिटरेचरी, पोएट्री, भक्ति, सूफी सेंट्स, ये सब क्या है? आपकी लिटरेरी सोर्सेज हैं। क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रेवलॉग्स और डॉक्यूमेंट्स, मनुस्क्रिप्ट्स, ये सब आपकी लिटरेरी सोर्सेज हैं। न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए? इंक्रीज मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे। इंक्रीज टेक्नोलॉजी, जैसे पर्शियन व्हील आ गया, स्पिनिंग व्हील आ गया। नए क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हो गया, चिली, चाय, कॉफी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पीडन ग्रुप, फार्मर्स का नया ग्रुप सामने आया जो सेटल सिविलाइजेशन स्टार्ट करी। फॉर्मेशन, जाति की नई फॉर्मेशन हुई, इसमें राजपूत आए, मराठा, सिख, अहम, कायस्थ, इन सब का राइज हुआ इसी पीरियड में। पावरफुल डायनेस्टी आई आपकी मुस्लिम की, खिलजीज, तुगलक, मुगल्स। भक्ति भी हिंदुज्म में इसी मिडिवल पीरियड में ही आई। इस्लाम भी इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस पीरियड में हुई थी, इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।